हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम करेंगे सिविक्स आईसीएसई बोर्ड क्लास 8 चैप्टर नंबर 1। हम पढ़ रहे थे द यूनियन लेजिस्लेचर। इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आई होप आप सभी को ये फर्स्ट पार्ट अच्छे समझ में आ गया है। ठीक है, वो फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा पहले, उसके बाद ही आपको आगे का चैप्टर समझ में आने वाला है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो फर्स्ट पार्ट ज़रूर देख कर आइए एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, और अगर आपको और कोई अदर कंटेंट चाहिए हमसे तो हम आपके लिए प्रोवाइड कर सकते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कीजिए कि आपको ये टॉपिक्स चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, द यूनियन लेजिस्लेचर। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने थोड़ा सा लेजिस्लेचर क्या होता है बताया था ना। इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो 3 ऑर्गन्स में डिवाइडेड है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर क्या करती है? लॉज बनाती है। एग्जीक्यूटिव उन्हें लागू करता है और जुडिशरी क्या करता है? उन्हें इंटरप्रेट करता है कि कानून सही से सब जगह लागू हुए हैं नहीं हुए हैं, या उन्हें सेफ गार्ड भी करता है, उन्हें प्रोटेक्ट करता है। फिर हमने यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट ये सब पढ़े। पार्लियामेंट, लोकसभा के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पूरा पढ़ा था। क्या पढ़ा? लोकसभा के बारे में पढ़ा, क्या होती है, इलेक्शंस कैसे होते हैं लोकसभा में, क्वालिफिकेशंस क्या क्या है, अगर आपको लोकसभा का मेंबर बनना है तो आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए आपकी, वो पढ़ी हमने। ओके, फिर हमने पढ़ा था गवर्नमेंट कौन बनाता है, कैसे बनती है, ठीक है, और लोकसभा की काम क्या है, वो सभी हमने पढ़ा था। एंड लास्टली हमने पढ़े थे उसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो आज हमें पढ़ना है द राज्यसभा। लोकसभा हम पूरा पढ़ चुके हैं, तो राज्यसभा के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। द राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का जो अपर हाउस होता है उसे राज्यसभा बोला जाता है। इसे हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोल सकते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा इज 245 मेंबर्स। राज्यसभा में कितने मेंबर्स होंगे? 245 मेंबर्स होंगे। लोकसभा में कितने होंगे? कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करके बताइए। ऑफ दीज, ये जो 245 मेंबर्स हैं इनमें से 233 आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। जो आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उन्होंने उसमें जो मेंबर्स चुने गए हैं वो 233 लोगों को इलेक्ट करते हैं। एंड रिमेनिंग 12 मेंबर्स जो हैं दे आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उन्हें कौन नॉमिनेट करता है? इंडिया का प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। किन में से? फ्रॉम अमंग मैन ऑफ रेप्यूट इन वेरियस स्फीयर्स ऑफ लाइफ। रेप्यूट यानी कि जो बहुत फेमस है, बहुत स्किल्ड हैं अलग अलग लाइफ के स्फेयर्स में। स्फेयर्स यानी जैसे साइंस में कोई इंसान अच्छा है तो उन्हें नॉमिनेट कर दिया, टेक्नोलॉजी में अच्छा है, आर्ट, लिटरेचर, सोशल वर्क, इन सब में अच्छे हैं, तो उनमें से 12 लोगों को कौन नॉमिनेट करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करते हैं। और जो आपके 233 बाकी के हैं वो कौन नॉमिनेट करता है, इलेक्ट करता है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जब इलेक्शंस होते हैं उससे जो मेंबर्स बनते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, वो लोग इन 233 लोगों को इलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब इसका टेन्योर देखते हैं, यानी कि कार्यकाल कब तक रहता है। टेन्योर मीन्स होता है आपका कार्यकाल, कब तक काम करेंगे। ठीक है, ऐसा तो नहीं है एक बार बन गई हमेशा के लिए बन गई, नहीं ना होता ना ऐसा। मेंबर ऑफ राज्यसभा इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 6 ईयर्स। मेंबर्स जो होते हैं राज्यसभा के वो 6 साल के लिए बनते हैं एक साथ। 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर एवरी 2 ईयर्स। यानी कि जो 1/3 मेंबर्स हैं उस पूरे में से, ठीक है, जितने भी मेंबर्स हैं उसके 1/3 जो मेंबर्स हैं वो आपके हर 2 साल में रिटायर होते हैं। सो देयर इज़ अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ आउटगोइंग एंड इनकमिंग मेंबर्स आफ्टर एवरी 2 ईयर्स। इसीलिए हर 2 साल बाद एक कंटिन्यूस, एक लगातार फ्लो रहता है कि मेंबर्स आउटगोइंग कर रहे हैं, यानी कि जा भी रहे हैं और आ भी रहे हैं। सो द हाउस इज़ नेवर डिजॉल्व। इसलिए ये हाउस कभी भी डिजॉल्व नहीं होता है, यानी कि ख़त्म नहीं होता है। इसलिए हम इसे बोलते हैं परमानेंट हाउस ऑफ पार्लियामेंट। आपसे पूछ सकते हैं राज्यसभा को हम परमानेंट हाउस क्यों बोलते हैं? क्योंकि बिकॉज इट नेवर डिजॉल्व, कभी डिजॉल्व नहीं होता है। आगे पढ़ते हैं चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन के बारे में। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का कौन? वाइस प्रेसिडेंट जो होता है इंडिया का। एक होता है प्रेसिडेंट, फिर हो गया वाइस प्रेसिडेंट। तो जो वाइस प्रेसिडेंट होता है ना इंडिया का, वो होता है आपका राज्यसभा की चेयरमैन, एक्स ऑफिशियो। ही सुपरवाइजेज द प्रोसीडिंग्स ऑफ राज्यसभा एंड प्रिसाइड्स ओवर इट्स सेशंस। वो क्या करता है? राज्यसभा की जो प्रोसीडिंग्स हैं, जो मीटिंग्स हैं, उन्हें सुपरवाइज करता है, गाइड करता है, और उसके जो भी सेशंस होते हैं उन्हें प्रिसाइड करता है, यानी कि वो एक तरीके से स्पीकर बन जाता है। इन हिज एब्सेंस, मान लीजिए अगर आपका चेयरमैन नहीं है, वो एब्सेंट है, तो डेप्यूटी चेयरमैन जो है वो उसका काम कैरी आउट करता है। ठीक है, क्या? In his absence, deputy chairman looks after the business of the Rajya Sabha. He is elected from among the members of Rajya Sabha by vote of the majority. Deputy chairman को कौन चुनता है? जो मेंबर्स हैं राज्यसभा के, जितने भी मेंबर्स हैं वो वोट देते हैं और जिसको मेजॉरिटी मिलती है वो आपका डेप्यूटी चेयरमैन बन जाता है। अब यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशंस दिए हुए हैं कि आपको अगर राज्यसभा का मेंबर बनना है तो
क्या क्या क्वालिफिकेशंस आपके पास होने चाहिए, वो पढ़ने से पहले हम यहाँ देखते हैं हाउ अ बिल बिकम्स अ लॉ। एक बिल पास किया जाता है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि बिल पास करते हैं, वो कानून नहीं होता। मान लीजिए कोई मेंबर्स चाहते हैं कि ये कानून के रूप में आ जाए, तो उन्हें पहले बिल पास करना पड़ता है। तो वो बिल लॉ कैसे बनता है, आपको ये देखिए यहाँ पर प्रोसेस दी हुई है पूरी। द पार्लियामेंट मेक लॉज फॉर द कंट्री, पार्लियामेंट जो है कंट्री के लिए कानून बनाती है, लॉज बनाती है। अ लॉ स्टार्ट्स एज अ बिल, लॉ जो है एक स्टार्ट होता है एक बिल के रूप में, यानी कि आप ये नहीं कहोगे कि हमने लॉ इंट्रोड्यूस किया है, आप कहोगे बिल इंट्रोड्यूस किया गया है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, बिल में ओरिजिनेट आइदर इन दी लोकसभा और इन दी राज्यसभा। बिल जो आपका ओरिजिनेट होगा, जहाँ से ओरिजिन होगा, वो कहाँ से होगा, लोकसभा से भी हो सकता है या राज्यसभा से भी हो सकता है, एक्सेप्ट फॉर मनी बिल्स, मनी बिल्स को छोड़कर किसी भी अदर टॉपिक पर हो सकता है, लेकिन मनी बिल्स पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ लोकसभा में ही ओरिजिनेट होता है। फर्स्ट पार्ट में बताया था आपको। द बिल हैज़ टू गो थ्रू 3 रीडिंग्स इन ईच हाउस, जो भी बिल पास करना है एक्सेप्ट मनी बिल, क्योंकि मनी बिल का जो राइट है वो लोकसभा ही पास करती है, पढ़ा था ना हमने। तो ये जो बिल है इसे 3 रीडिंग्स में कैरी आउट कराया जाता है, ठीक है, हर हाउस में 3 रीडिंग्स होती हैं। तो फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है, द एम एंड पर्पस ऑफ द बिल आर डिस्कस्ड, जो फर्स्ट रीडिंग होती है यानी कि उस बिल को पढ़ा जाता है। तो फर्स्ट रीडिंग में उस बिल का जो मेन एम है, जो मेन गोल है और उसका मेन पर्पस क्या है वो रीड किया जाता है, उसका डिस्कशन होता है। सेकेंड रीडिंग में क्या होता है, बिल इज़ एग्जामाइंड केयरफुली एंड डिस्कस्ड क्लॉज बाय क्लॉज। अब उस बिल को बहुत केयरफुली उसे एग्जामाइन किया जाता है, उसे चेक किया जाता है और उसके क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन किए जाते हैं। क्लॉज बाय क्लॉज यानी जैसे हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं ना, तो जो पूरा बिल है उसमें मान लीजिए पहले ये ऊपर एम पर्पस लिख रहा है, फिर मान लीजिए किसी चीज़ पर हेडिंग लिख रही है, उसके अंदर क्लॉज लिख रहा है, फिर उसके अंदर एक क्लॉज लिख रहा है। तो क्लॉज बाय क्लॉज पूरा स्टडी करते हैं, रीड करते हैं और उस पर डिस्कशन चलता है। देन थर्ड रीडिंग में क्या होता है, द बिल इज़ डिस्कस्ड एंड वोटेड, बिल को जो फाइनल थोड़ा बहुत रह रहा होता है वो डिस्कशन किया जाता है और फिर वोटिंग करवाई जाती है। इफ़ पास्ड, अगर पास हो जाता है, इट इज़ सेंट टू दी अदर हाउस, तो दूसरे हाउस में भेज दिया जाता है। बताया था ना दोनों में 1 बाय 1 पढ़ा जाता है, पहले एक हाउस में पढ़ लिया, फिर जब ये तीनों रीडिंग्स होंगी फिर दूसरे हाउस में पास कर दिया, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप में क्या होगा गाइज, आफ्टर बीइंग पास्ड इन दी लोकसभा, लोकसभा में ये वाला पास हो गया बिल, बिल को राज्यसभा में भेज दिया जाता है। पहले लोकसभा ने पढ़ लिया, तीनों रीडिंग्स हो गई, वहाँ से पास हो गया तो वो भेज दिया आगे, कहाँ, टू राज्यसभा। देन इट इज़ रेफर्ड बैक टू दी लोकसभा, वहाँ पर जब पूरी तीनों रीडिंग्स हो जाती हैं तो वो वापस लोकसभा में आता है। इफ़ देयर इज़ डिसएग्रीमेंट ओवर एन इशू, मान लीजिए उस बिल में कोई भी एक ऐसा मुद्दा आ जाता है, कोई ऐसा टॉपिक आ जाता है जिस पर डिसएग्रीमेंट है, यानी कि इधर से एक तरफ से एग्रीमेंट नहीं मिला है, सब कोई राजी नहीं है, द बिल इज़ वोटेड डाउन एंड सेंट बैक फॉर चेंजेस टू दी हाउस, तो बिल को डाउन कर दिया जाता है, ठीक है, जो वोटिंग्स हुई होती हैं उसे ख़त्म कर दिया जाता है और उसे वापस जहाँ से वो ओरिजिनेट हुआ होता है ना, जिस हाउस ने उस बिल को पास करा होता है वहीं पर भेज दिया जाता है चेंजेस करने के लिए। समटाइम्स कभी कभी क्या होता है, जॉइंट सेशन ऑफ द 2 हाउसेज रिजॉल्व्स द इशू, कभी कभी दोनों हाउसेज का एक जॉइंट सेशन रखा जाता है जिसमें इशू को रिजॉल्व किया जाता है, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन निकाला जाता है किसी भी प्रॉब्लम का जो दोनों हाउसेज उसे एक्सेप्ट करें, ठीक है। फिर क्या होता है, इफ़ द हाउसेज अप्रूव ऑफ द बिल, अब वो चेंजेस होकर आ गए, अगर डिसएग्रीमेंट है तो वो वापस जाता है चेंजेस के लिए, ठीक है, जिस हाउस ने उसे पास किया है वहाँ पर जाएगा। मान लीजिए रिजॉल्व हो गया, तो अगर हाउसेज ने अप्रूव कर दिया बिल को, इट इज़ सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज अप्रूवल, यानी कि किसी भी बिल को लॉ बनाने के लिए सबसे पहले दोनों हाउसेज की रजामंदी होनी चाहिए, उन दोनों हाउसेज का एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर दोनों हाउसेज का एग्रीमेंट हो जाता है तभी वो प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है उनके फाइनल अप्रूवल के लिए, ठीक है। अब उसमें भी 3 कंडीशंस यहाँ पर दी हुई हैं। इफ़ द प्रेसिडेंट एग्रीज विद द बिल ही गिव्स हिज एसेंट एंड इट बिकम्स द लॉ, अगर प्रेसिडेंट को बिल में कोई दिक्कत नहीं लगती है, वो खुश है इस बिल से, अच्छा लगा, उसे सही लगा, तो वो अपनी एसेंट दे देता है, अपनी मंजूरी दे देता है, अपना एग्रीमेंट दे देता है और उसे लॉ बना देता है, कानून बना देता है। सेकेंड कंडीशन क्या दी हुई है, इफ़ द प्रेसिडेंट डजंट एग्री विद द बिल, अगर उसे बिल सही नहीं लगता है, देन इट इज़ सेंट बैक टू द हाउस फॉर रिकन्सिडरेशन, रिकन्सिडर यानी कि फिर से देखने के लिए, फिर से उसमें कुछ चेंजेस वगैरह करने के लिए क्या करा जाता है, उस बिल को वापस हाउस में भेजा जाता है पार्लियामेंट के। इफ़ द बिल इज़ सेंट अगेन टू द प्रेसिडेंट, अगर बिल को फिर से मान लीजिए क्या बोल रहा है, प्रेसिडेंट को बिल सही नहीं लगा तो उसने हाउस में भेजा रिकन्सिडरेशन के लिए, वहाँ से फिर से अगर उसके पास आ जाता है प्रेसिडेंट के पास तो वो ऑब्लाइज्ड हो जाता है, यानी कि मजबूर हो जाता है, उसे साइन करना ही पड़ेगा, किसे, प्रेसिडेंट को। और थर्ड कंडीशन क्या दी हुई है, द बिल आफ्टर द प्रेसिडेंट्स एसेंट इज़ नोटिफाइड
क्या बोल रहे हैं, बिल को जब प्रेसिडेंट की मंजूरी मिल जाती है, एसेंट मिल जाती है प्रेसिडेंट की, तो उसे नोटिफाई किया जाता है, ठीक है, यानी कि नोटिफिकेशन प्रोवाइड किया जाता है, और नोटिफिकेशन के बाद वो एक लॉ ऑफ लैंड बन जाता है, यानी धरती पर एक कानून बन जाता है, ठीक है। आई होप आपको बिल कैसे लॉ बनता है वो आपको समझ में आ गया है। नहीं आया है तो आप रिवाइंड करके देखिए, अगर कुछ डाउट है तो आप हमसे फिर से पूछ सकते हैं। अब देखिए, क्वालिफिकेशंस टू बिकम द मेंबर ऑफ द राज्यसभा, क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए। ही शी मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो इंडिया का नागरिक हो। ही शुड नॉट बी लेस देन 30 ईयर्स ऑफ एज, उसकी एज 30 ईयर्स से कम नहीं होनी चाहिए। साउंड माइंड, यानी कि सही होना चाहिए, दिमागी तौर पर मेंटली डिस्टर्ब ना हो। ही मस्ट नॉट बी एन इंसॉल्वेंट, यानी कि इंसॉल्वेंट यानी अनेबल टू पे हिज डेट्स, यानी कि ऐसी कंडीशन जिसमें वो अपना कर्ज ना चुका पाए, तो ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए, वो इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। और इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपनी फाइनेंशियल कमिटमेंट्स को पूरा कर सके, इतनी फाइनेंशियल स्ट्रांग होना चाहिए वो। ही शुड बी नॉट बी अ गवर्नमेंट एम्प्लॉयर, गवर्नमेंट का कोई भी काम वो ना कर रहा हो, ठीक है। ये क्वालिफिकेशंस आपको चाहिए। अब राज्यसभा की हम क्या पढ़ते हैं, पावर्स पढ़ते हैं कि क्या क्या ताकत है। राज्यसभा कंसीडर्स एंड अप्रूव्स नॉन मनी बिल्स एंड सजेस्ट अमेंडमेंट्स टू मनी बिल्स। राज्यसभा क्या करती है, वो कंसिडर करती है, यानी कि ध्यान रखती है, उन्हें देखती है और अप्रूव करती है। क्या अप्रूव करती है, नॉन मनी बिल्स को। बताया था ना, मनी बिल्स इसमें नहीं होते हैं पास, क्योंकि वो उसका ओरिजिन कहाँ होता है, लोकसभा में ही होता है। तो मनी बिल्स, जो मनी बिल्स नहीं है, नॉन मनी बिल्स को अप्रूव करता है और उसमें अमेंडमेंट्स सजेस्ट करता है। मनी बिल्स में सिर्फ वो अमेंडमेंट्स सजेस्ट कर सकता है, कौन, राज्यसभा। समझ में आया। आगे देखते हैं, इट अप्रूव्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, जो कॉन्स्टिट्यूशन में, जो हमारे संविधान है भारत का, उसमें अगर मान लीजिए कुछ अमेंडमेंट्स करने, कुछ चेंजेस करने हैं, तो उन्हें भी वो अप्रूव करता है। मेंबर्स ऑफ राज्यसभा पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन एंड रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स। जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं जितने भी, कितने 245 मेंबर्स होते हैं, तो वो इलेक्शन, जो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं और हाई कोर्ट के जजेस हैं, उनके इलेक्शन में, यानी कि उनके चुनाव में या फिर उनके रिमूवल में क्या कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकते हैं सारे मेंबर्स। इट एक्सरसाइजेज कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव बाय आस्किंग क्वेश्चंस, इंट्रोड्यूसिंग मोशंस एंड रिजोल्यूशंस। ये जो राज्यसभा है वो कंट्रोल करता है, किसे कंट्रोल करता है, एग्जीक्यूटिव को, यानी कि जो कानून को इम्प्लीमेंट कर रही है, एग्जीक्यूट कर रही है, उसे कंट्रोल करती है ये राज्यसभा। उससे वो क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं एग्जीक्यूटिव से, ठीक है। इंट्रोड्यूसिंग मोशंस, यानी कि मैटर्स को डिस्कस कर सकते हैं, रिजोल्यूशंस भी दे सकते हैं, यानी कि अपना ओपिनियन भी राज्यसभा दे सकती है। तो ये हो गई इसकी पावर्स। एक पावर और दी हुई है यहाँ पर राज्यसभा की, इट कैन गिव द यूनियन पार्लियामेंट पावर टू मेक लॉज ऑन मैटर्स इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट। राज्यसभा जो है वो यूनियन पार्लियामेंट जो होती है उसे पावर दे सकती है कि वो कानून बनाए, किस चीज़ के टॉपिक्स पर, स्टेट लिस्ट में जो मैटर्स आते हैं आपके, उनके बेसिस पर, ठीक है। अब ये देखिए इस पॉइंट बैक बॉक्स में क्या लिख रहा है, येलो बॉक्स में, इंडियाज़ प्रेजेंट पार्लियामेंट हाउस इज़ अ कॉलोनियल एरा बिल्डिंग डिजाइंड बाय ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स Sir Edwin Lutyens and Herbert Baker, which took 6 years to construct. That means 1921 to 1927. ये जो इंडिया का, भारत का आज का पार्लियामेंट हाउस है ना, संसद भवन जिसे हम बोलते हैं, जो आज हम देखते हैं, वो एक कॉलोनियल एरा की बिल्डिंग है, ठीक है। कॉलोनियल, जब कॉलोनाइजेशन हुआ था, यानी कि कॉलोनीज और इंडस्ट्रीज़ का सेटअप होना शुरू हुआ था, उस टाइम पर ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स थे, उन्होंने बनाई थी। किसने, सर एडविन लुटियंस ने एंड हर्बर्ट बेकर ने बनाई थी। और इस पूरी बिल्डिंग को बनाने में 6 साल लगे थे, 1921 से 1927 तक। ओरिजिनली इसे पहले बोला जाता था काउंसिल हाउस, और उसके बाद मतलब पार्लियामेंट जो हम आज बोलते हैं पार्लियामेंट हाउस, उससे पहले काउंसिल हाउस बोला जाता था। एंड 10 दिसंबर 2020 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, ठीक है। 1927 तक जब वो बनकर तैयार हुआ, उसके बाद 10 दिसंबर 2020 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनवाई और उसकी नींव रखी थी उन्होंने 10 दिसंबर को, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पावर्स और फंक्शंस क्या क्या हैं, ठीक है। द यूनियन पार्लियामेंट इज़ द लॉ मेकिंग ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। जो यूनियन पार्लियामेंट है वो यूनियन गवर्नमेंट की लॉ मेकिंग ऑर्गन है, लॉ बनाने वाली ऑर्गन है। बिसाइड्स, इसके अलावा, यानी कि इसके साथ साथ, इट हैज़ टू परफॉर्म मैनी मोर फंक्शंस। लॉ बनाने के साथ साथ पार्लियामेंट और भी बहुत सारे काम करता है। क्या क्या काम करता है, सबसे पहला लॉ मेकिंग फंक्शंस, कानून बनाने से संबंधित क्या फंक्शंस दिए हुए हैं इसके, वो हम पढ़ते हैं।
फर्स्ट क्या दिया हुआ है, इट फ्रेम्स न्यू लॉज एंड अमेंड्स और कैंसल्स दैम इफ नेसेसरी ऑन ऑल द 99 सब्जेक्ट्स ऑफ द यूनियन लिस्ट एंड ऑल द रिमाइंडर सब्जेक्ट्स विच हैव नॉट फाउंड अ प्लेस इन एनी ऑफ द लिस्ट। पार्लियामेंट जो है वो नए कानून बनाती है, उन्हें अमेंड करती है, चेंजेस करती है, या फिर उन्हें कैंसिल भी कर सकती है अगर ज़रूरी है, ऑन ऑल दी 99 सब्जेक्ट्स ऑफ द यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में आपके 99 सब्जेक्ट्स यानी कि 99 टॉपिक्स दिए हुए हैं, उनसे रिलेटेड किसी भी कानून को बना सकती है, चेंज कर सकती है या कैंसिल कर सकती है। उन 99 सब्जेक्ट्स तो वो तो हैं ही, साथ में जितने भी सब्जेक्ट्स बचे हुए हैं जिन्हें किसी और लिस्ट में जगह नहीं मिली है, जो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, सभी तो नहीं लिखे जा सकते ना, बट मेन उसमें लिख दिए गए हैं, और जो बचे हुए टॉपिक्स हैं ना उस पर भी कानून बनाने का, अमेंड करने का या कैंसिल करने का काम होता है किसका, पार्लियामेंट का। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं सर्टेन केसेस। कुछ केसेस में इट कैन ऑल्सो मेक द लॉज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट ऑल्सो। यहाँ पर हमने यूनियन लिस्ट की बात करी थी सिर्फ, है ना, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पर पार्लियामेंट कानून बना सकता है स्टेट लिस्ट के टॉपिक्स पर भी। यूनियन पार्लियामेंट जो है वो स्टेट लिस्ट के टॉपिक पर भी बना सकता है कानून। द पार्लियामेंट अलॉन्ग विद द स्टेट लेजिस्लेचर कैन पास लॉज ऑन 47 सब्जेक्ट्स ऑफ कंकरेंट लिस्ट। पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर के साथ मिलकर जो कंकरेंट लिस्ट में 47 सब्जेक्ट्स हैं ना, 47 मैटर्स हैं, टॉपिक्स हैं, उन पर भी लॉज पास कर सकता है पार्लियामेंट, लेकिन कब, जब वो स्टेट लेजिस्लेचर के साथ मिल जाएगा। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, द यूनियन पार्लियामेंट हैज़ द सोल राइट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्दो इन सर्टेन केसेस दीज अमेंडमेंट्स नीड टू बी रेटिफाइड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स। जो यूनियन पार्लियामेंट है उसके पास सोल राइट है, उसका खुद का अधिकार है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, यानी कि संविधान में चेंजेस कर सकता है। ठीक है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें ये इन अमेंडमेंट्स को, जो भी चेंजेस हैं, इन्हें रेटिफाई करना पड़ता है स्टेट्स के द्वारा। रेटिफाई मीन्स साइन और गिव फॉर्मल कंसेंट, यानी कि अप्रूवल करवाना पड़ता है स्टेट्स की मेजॉरिटी के साथ। ठीक है, आई होप आपको लॉ मेकिंग फंक्शन समझ में आ गए हैं पार्लियामेंट के। अब हम कंट्रोल ऑन दी नेशनल फाइनेंस, जो पूरे राष्ट्र का फाइनेंस है उसे कंट्रोल करने का काम होता है पार्लियामेंट का। द यूनियन पार्लियामेंट हैज़ कंट्रोल ऑन द नेशनल फाइनेंस। नेशनल फाइनेंस पर उसका कंट्रोल होता है यूनियन पार्लियामेंट का। नो मनी कैन बी स्पेंट नॉर कैन बी कलेक्टेड बाय वे ऑफ टैक्सेस विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। ना तो पैसे खर्च करे जा सकते हैं, ना ही इकट्ठे करे जा सकते हैं बाय वे ऑफ टैक्सेस। टैक्सेस के थ्रू हम, जो यूनियन पार्लियामेंट है ना, वो ना तो पैसे स्पेंड कर सकती है यानी कि खर्चा कर सकती है, ना ही टैक्स के थ्रू उस पैसे को कलेक्ट कर सकती है। कब तक, जब तक उसे पार्लियामेंट से अप्रूवल नहीं मिल जाता, यानी कि उसे कलेक्ट करने के लिए या खर्चा करने के लिए पहले उसे यूनियन पार्लियामेंट से पूछना पड़ेगा। पार्लियामेंट पासेस द बजट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। पार्लियामेंट जो है यूनियन गवर्नमेंट का बजट पास करती है। इट इज़ एम्पावर्ड। एम्पावर्ड मीन्स उसे अथॉरिटी मिल जाती है, उसे पावर मिल जाती है टू वोट अ कट इन द बजट और टू रिजेक्ट इट ऑल टुगेदर। पार्लियामेंट के पास क्या ताकत होती है कि उसे या तो पूरा ही कट कर दे या फिर बजट में कुछ और चीज़ कट कर दे। ठीक है, मतलब एक होता है पूरे तरीके से पूरा ही कट कर देना, एक होता है जैसे पूरा लिखा हुआ है इतना पार्ट कट कर दिया है ना, ये लाइन कट कर दी। तो पार्लियामेंट के पास पावर होती है इस चीज़ की भी। कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट। अभी हमने नेशनल फाइनेंस के बारे में बात करी, लॉ मेकिंग फंक्शंस पढ़े, अब पढ़ते हैं कंट्रोल में ओवर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट पर भी कंट्रोल होता है इसका। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट इज टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट पर कंट्रोल करने का भी काम किसका होता है, पार्लियामेंट का होता है। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये। देखिए पहला क्या है, द गवर्नमेंट इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट फॉर इट्स एक्ट्स ऑफ फॉर्मेशन एंड कमीशन। क्या गवर्नमेंट डायरेक्टली जिम्मेदार है पार्लियामेंट को, किसके लिए, जो भी वो गलती कर रहा है या कमीशन के लिए जो भी काम कर रहा है उसके लिए गवर्नमेंट जिम्मेदार होती है टू दी पार्लियामेंट। द गवर्नमेंट यानी कि उन्हें जवाब देना होता है उन्हें। द गवर्नमेंट कैन बी वोटेड आउट ऑफ ऑफिस बाय पासिंग अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर ऑन द मिनिस्ट्री ऑफ एनी ऑफ इट्स मेंबर्स। गवर्नमेंट जो है उसे वोट आउट करा जा सकता है, ठीक है, उसके ऑफिस से यानी हटाया जा सकता है। कब, एक नो कॉन्फिडेंस का वोट आता है, यानी कि इसका कोई कॉन्फिडेंस नहीं है हमें, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट उस वोट को हम पास कर सकते हैं। हम मीन्स जो पार्लियामेंट है वो पास कर सकती है, या फिर प्राइम मिनिस्टर ही नहीं, कोई मिनिस्टर है या फिर उसकी कोई मेंबर्स हैं तो उनके अगेंस्ट वो नो कॉन्फिडेंस का वोट पास कर सकते हैं कि उन्हें सही नहीं लगा, उन्होंने मतलब काम नहीं कर रहा है ढंग में, तो उन्हें वो आउट ऑफ ऑफिस कर सकते हैं। दूसरा क्या है, द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट कैन ऑल्सो मूव एडजर्नमेंट मोशंस। अब मेंबर्स जो हैं पार्लियामेंट के वो एडजर्नमेंट मोशंस भी मूव कर सकते हैं। एडजर्नमेंट मोशंस क्या होता है, इट इज़ टेबल्ड व्हेन देयर इज़ एन अर्जेंट मैटर। ये एक टेबल होती है जब एक अर्जेंट मैटर होता है, कोई भी एकदम इमीडिएट टॉपिक होता है जिसमें
दैट नीड्स द इमीडिएट अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, जिसमें गवर्नमेंट का तुरंत अटेंशन चाहिए, गवर्नमेंट का तुरंत ध्यान जाना चाहिए। जैसे कोविड-19 आया था आपका, है ना, तो ये आपका एडजर्नमेंट मोशन था जिसमें गवर्नमेंट का तुरंत ध्यान जाना चाहिए था, अर्जेंट मैटर था, है ना। इफ एडमिटेड अ टाइम इज सेट असाइड फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस ऑफ द हाउस फॉर डिस्कसिंग द मैटर्स ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। ठीक है, मान लीजिए कोई ऐसा टाइम आ जाता है, कोई ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाती है कंट्री में कि गवर्नमेंट का तुरंत अटेंशन चाहिए। अगर कोई ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाती है तो जो हाउस का नॉर्मल आवर्स होते हैं ना, जिसमें वो काम करती है उस वहाँ पर बैठकर, उससे अलग एक टाइम सेट कर लिया जाता है ताकि उस अर्जेंट जो टॉपिक है जिसमें पब्लिक पर ध्यान जाना चाहिए, उस टॉपिक पर ध्यान जाना चाहिए, तो उसके लिए हम उस टाइम में क्या कर सकते हैं, जो टाइम अलग सेट किया गया है उसमें वो डिस्कस करते हैं उस टॉपिक को। द मेंबर्स कैन आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट एंड द मिनिस्टर्स आर ऑब्लाइज्ड टू आंसर देम। जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं ना, वो स्टेट का, जो राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है ना, जो भी शासन व्यवस्था चल रही है उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो पार्लियामेंट के मेंबर्स। किससे? स्टेट से। और उससे स्टेट का जो मिनिस्टर है ना, वो ऑब्लाइज्ड है, यानी कि उसे ज़रूर आंसर देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है उसकी मर्जी चलेगी, नहीं, उसे भी आंसर देना पड़ेगा कि ऐसा क्यों कर रहा है ना। इन दिस वे, इस तरीके से दे कैन कीप अ चेक ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट्स अंडर डिफरेंट मिनिस्टर्स। इस तरीके से जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंट मिनिस्टर्स के अंडर जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अलॉट किए गए हैं उनकी फंक्शनिंग को चेक कर सकता है। द पार्लियामेंट कैन ऑल्सो होल्ड द स्ट्रिंग्स ऑफ द गवर्नमेंट टाइट बाय वोटिंग अ कट इन द एनुअल बजट। पार्लियामेंट जो है सरकार की जो रस्सी होती है, बोलते हैं ना, रस्सी खींच के रखना, लगाम खींच के रखना, वो भी कर सकती है। कैसे? बाय वोटिंग अ कट इन दी एनुअल बजट। जो सालाना बजट आता है सरकार का, उसमें कुछ कट भी कर सकती है, तो उसमें लगाम लगा सकती है पार्लियामेंट जो है सरकार पर। अब ये आते हैं इसके जुडिशियल फंक्शंस। पार्लियामेंट कैन इम्पीच मीन्स प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अ प्रेसिडेंट को रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम बोलते हैं इम्पीच, प्रोसेस को बोलते हैं इम्पीचमेंट। तो पार्लियामेंट जो है प्रेसिडेंट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, इन्हें इम्पीच कर सकती है, यानी कि रिमूव कर सकती है। इन केस, कब? ऐसा नहीं मन करा, उसकी बहस चल रही है तो कर दिया, नहीं, कब? इफ़ दे आर फाउंड वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन और मिस यूजिंग देयर पावर एंड स्टेटस। कब? अगर उस पार्लियामेंट के मेंबर्स को ये लगता है कि ये जो है, कोई भी मान लीजिए प्रेसिडेंट है, जज है, या हाई कोर्ट का जज है, सुप्रीम कोर्ट का जज है, उन्हें लगता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहे हैं, है ना, फॉलो नहीं कर रहे हैं, या अपनी पावर, अपने स्टेटस का मिसयूज़ कर रहे हैं, तो वो उन्हें इम्पीच कर सकती है पार्लियामेंट। तो ये होते हैं उसके जुडिशियल फंक्शंस। द पार्लियामेंट इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट जो है वो प्रेसिडेंट जो होता है इंडिया का, उसे इलेक्ट करता है। इट ऑल्सो इलेक्ट्स द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और प्रेसिडेंट के साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट भी इलेक्ट करता है। कौन? पार्लियामेंट। तो ये आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। यहाँ पर देखिए बजट क्या होता है। ये जैसे आप सभी, जैसे हमारे पेरेंट्स का बजट होता है, ऐसे ही पार्लियामेंट का, सरकार का भी बजट होता है। ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट होती है डिक्लेयरिंग अ कंट्रीज इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इसमें कंट्री का, पूरी कंट्री का क्या इनकम रही, ठीक है, क्या कहाँ से सोर्सेज रहे और क्या क्या खर्चा किया गया, वो सभी लिखा रहता है। ओके, जैसे हमारे पेरेंट्स का बजट होता है, ऐसे ही इनका बजट होता है। तो ये चैप्टर तो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। हम कर लेते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर्स। सो गाइज, एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स थोड़े लेंदी हैं, तो हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में ही कवर करेंगे, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, आप लोग बोर हो जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए गाइज। आपको पता है हम कोई आपसे फ़ी चार्ज नहीं कर रहे हैं, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। अगर आपको लगता है हमारा कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।